आदमी ने जैसे ही मेज पर लुढ़कती हुई फलियों को देखा, उसे तुरंत एक भयानक राज का एहसास हो गया, क्योंकि इसका मतलब था कि जिस समुद्री टावर की वे इस समय रखवाली कर रहे थे, वह लंबे समय से चल रहे तूफानों के कारण क्षतिग्रस्त हो चुका है। अगर वे समय रहते यहाँ से नहीं निकले, तो देर सवेर यह टावर ढह जाएगा और उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि चारों लोग इस समुद्री टावर पर 2 साल से भी अधिक समय से तैनात थे। उन्होंने जो खाना और पानी जमा करके रखा था, वह अब लगभग खत्म होने वाला था। सबसे अजीब बात यह थी कि नियम के अनुसार हर 2 साल में नए सैनिक आकर उनकी जगह लेते थे, लेकिन इस बार काफी समय बीत जाने के बाद भी उनकी जगह लेने वाला कोई नहीं आया था। जब सभी लोग इसी चिंता में डूबे हुए थे, तभी डॉक पर मौजूद श्याओ हेई ने समुद्र की ओर देखा और डर गया। उसे दूर समुद्र में एक संदिग्ध जहाज उनकी ओर आता दिखाई दिया। वह जहाज धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उसका कोण ऐसा था कि रडार उसे बिल्कुल भी पकड़ नहीं पाया। श्याओ हेई ने अनुमान लगाया कि शायद यह जहाज उनकी जगह लेने आया है, लेकिन कप्तान को पहली नजर में ही कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वह यह तय नहीं कर पा रहा था कि सामने वाला दोस्त है या दुश्मन। इसलिए कप्तान ने तुरंत अलार्म बजाकर बाकी तीनों को बुलाया और युद्ध की तैयारी करने का आदेश दिया। उसने अपनी बंदूक भी उस रहस्यमयी जहाज की ओर तान दी। जैसे जैसे जहाज करीब आता गया, सभी की घबराहट बढ़ती गई। ऊपर संचार कक्ष में मौजूद लिसा ने रेडियो के जरिए उस जहाज से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन तभी कप्तान ने अचानक अपना फैसला बदल दिया। उसने बंदूक श्याओ हेई की तरफ घुमा दी और उसे एक छोटी नाव लेकर जहाज की जांच करने का आदेश दिया। यह सुनकर श्याओ हेई बिल्कुल खुश नहीं था, लेकिन वह एक अनुशासित सैनिक था, इसलिए उसने अपने वरिष्ठ अधिकारी का आदेश मान लिया। जैसे जैसे वह जहाज के करीब पहुंचता गया, उसे भी कुछ अजीब महसूस होने लगा। सुरक्षा के लिए उसने पहले दूर से आवाज लगाई और अपनी मौजूदगी का संकेत दिया, लेकिन काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया। पूरा जहाज टूटा फूटा और वीरान दिखाई दे रहा था। सच्चाई जानने के लिए श्याओ हेई जहाज पर चढ़ गया। जहाज के अंदर जाने से पहले उसने अपनी कमर पर लगा संचार यंत्र बंद कर दिया, ताकि कप्तान बार बार उसे परेशान न कर सके। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी यह छोटी सी हरकत आगे चलकर उसकी जान लगभग ले लेगी। जब वह कॉकपिट में पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां सब कुछ बिखरा पड़ा था। सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो चुके थे। हर चीज यही संकेत दे रही थी कि इस जहाज को बहुत समय पहले छोड़ दिया गया था। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात यह थी कि जहाज पर किसी इंसान का कोई निशान नहीं था, न कोई जीवित था और न ही किसी मृत व्यक्ति का पता था। श्याओ हेई को 4 सुरक्षात्मक सूट मिले। उन्हें देखकर उसे समझ आ गया कि यह वही जहाज है जो उनकी जगह लेने के लिए भेजा गया था। लेकिन फिर उसके मन में एक सवाल उठा, अगर यह जहाज सच में उन्हें बदलने आया था, तो उस पर मौजूद चारों लोग कहाँ गायब हो गए? खुशकिस्मती से जहाज पर अभी भी काफी मात्रा में खाना और जरूरी सामान मौजूद था। कई दिनों की भूख झेल चुके श्याओ हेई ने खाना उठाया और तुरंत खाने लगा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि दूसरी तरफ कप्तान चिंता से पागल हुआ जा रहा था। इसी डर में कप्तान ने एक बेहद खतरनाक फैसला ले लिया। उसने अपनी गर्दन में लटक रही चाबी निकाली और दूसरी चाबी लिसा से मांगी। दरअसल टॉवर में मौजूद परमाणु हथियार को सक्रिय करने के लिए 2 अलग-अलग चाबियों की जरूरत होती थी। एक चाबी कप्तान के पास रहती थी और दूसरी लिसा के पास। हालांकि लिसा कप्तान के इस फैसले से सहमत नहीं थी, लेकिन वह उसकी अधीनस्थ थी, इसलिए उसे आदेश मानना पड़ा। दोनों चाबियां कंट्रोल पैनल में लगते ही टॉवर के नीचे मौजूद परमाणु हथियार धीरे धीरे सक्रिय होने लगे। कप्तान का इरादा उस रहस्यमयी जहाज को पूरी तरह नष्ट कर देने का था। लेकिन ठीक उसी समय जब वह हमला करने वाला था, श्याओ हेई ने खाना खाकर अपना संचार यंत्र वापस चालू कर दिया। जैसे ही उसकी आवाज रेडियो पर सुनाई दी, सभी ने राहत की सांस ली। श्याओ हेई सुरक्षित था। इसके बाद वह उस रहस्यमयी जहाज को एक स्पीड बोट की मदद से खींचकर टॉवर तक वापस ले आया। लेकिन कप्तान ने परमाणु हथियार बंद करने के बावजूद लिसा को उसकी चाबी वापस नहीं लौटाई। जहाज के वापस आने के बाद भी रहस्य खत्म नहीं हुआ था, बल्कि अब सवाल और भी बढ़ गए थे। कुछ समय तक निरीक्षण करने के बाद उसने एक चौंकाने वाली बात बताई। उसके अनुसार जहाज का इंजन कई महीनों से बंद पड़ा था। इस रहस्य को सुलझाने के लिए कप्तान ने जहाज का नेविगेशन डेटा डाउनलोड किया और समुद्री नक्शे पर उसका रास्ता दोबारा बनाना शुरू किया। उधर गुआंगटो भी पूरी रात इंजन की जांच में लगा रहा। आखिरकार उसे एक महत्वपूर्ण बात पता चली। इंजन पूरी तरह खराब नहीं हुआ था। थोड़ी मेहनत और कुछ मरम्मत के बाद उसे फिर से चालू किया जा सकता था। यह खबर सुनकर श्याओ हेई खुशी से झूम उठा। इसका मतलब था कि अब उनके पास इस वीरान समुद्री टॉवर से निकलने का एक मौका था। उत्साहित होकर वह यह खुशखबरी लिसा को बताने गया। पिछले 2 वर्षों में अकेलेपन और कठिन परिस्थितियों के बीच श्याओ हेई और लिसा एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। अगली सुबह सभी लोग इंजन की मरम्मत में जुट गए। गुआंगटाओ की तकनीकी क्षमता वाकई शानदार थी। कुछ ही समय में उसने जहाज के इंजन को फिर से चालू कर दिया। कई महीनों से बंद पड़ा इंजन अब दोबारा काम करने लगा था। लेकिन जब वे कप्तान को यह खबर देने पहुंचे, तो वहां उनका उत्साह तुरंत खत्म हो गया। कप्तान पहले से ही डेक पर उनका इंतजार कर रहा था। उसने साफ शब्दों में कहा कि कोई भी इस टॉवर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। इतना ही नहीं, उसने गुआंगटो को आदेश दिया कि वह इंजन के सभी जरूरी हिस्से निकाल दे, ताकि जहाज दोबारा इस्तेमाल न किया जा सके। यह सुनकर दोनों स्तब्ध रह गए। अगर वे जल्द नहीं निकले, तो शायद उन्हें कभी निकलने का मौका नहीं मिलेगा। उसने कहा कि टॉवर को चलाने के लिए कम से कम 2 लोगों की जरूरत होती है, इसलिए वह श्याओ हेई और गुआंगटो को मुख्य भूमि पर मदद लाने भेज देगा, जबकि वह स्वयं और लिसा यहीं रहकर नए सैनिकों का इंतजार करेंगे। यह सुनकर श्याओ हेई हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लिसा उसके साथ वापस जाने के लिए तैयार क्यों नहीं है। लेकिन इससे पहले कि कोई फैसला हो पाता, अचानक टॉवर में फिर से अलार्म बज उठा। रडार पर एक अज्ञात जहाज दिखाई दिया था। इस बार जहाज पहले से कहीं ज्यादा करीब था। कप्तान ने बिना देर किए हथियार तैयार करने का आदेश दिया। उसका इरादा उस जहाज को तुरंत नष्ट करने का था। अचानक श्याओ हेई को कुछ याद आया। वह दौड़ता हुआ जहाजों वाले क्षेत्र में पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस मालवाहक जहाज को उन्होंने इतनी मेहनत से ठीक किया था, वह गायब था। रस्सियां खुली हुई थीं और जहाज समुद्र में बह चुका था। अब उन्हें समझ आ गया कि यह कोई दुर्घटना नहीं थी। कप्तान ने जानबूझकर रस्सियां खोली थीं। वह नहीं चाहता था कि कोई भी इस टॉवर को छोड़कर जाए। वह कप्तान के सामने जा खड़ा हुआ। यहां तक कि जब कप्तान ने उस पर बंदूक तान दी,
तब भी वह पीछे नहीं हटा। लेकिन कप्तान भी अपने फैसले पर अड़ा हुआ था। उसने बिना झिझक ट्रिगर दबा दिया। गोली चलने की आवाज पूरे टॉवर में गूंज उठी। यह देखकर गुआंगटो अपना आपा खो बैठा। वह कप्तान पर टूट पड़ा और दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। उसी समय लिसा पीछे से आई और उसने अग्निशामक यंत्र से कप्तान के सिर पर वार कर दिया। इसके बाद तीनों ने मिलकर उसे स्टोर रूम में बंद कर दिया। लिसा ने परमाणु हथियारों की दोनों चाबियां भी वापस अपने कब्जे में ले ली। लेकिन गुआंगटो का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। वह चाहता था कि कप्तान को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। हालांकि श्याओ हेई ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि कप्तान ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा था। जब उन्होंने कप्तान से इसका कारण पूछा तो उसने एक चौंकाने वाली बात बताई। कप्तान के अनुसार नेविगेशन रिकॉर्ड से साफ पता चलता था कि यह रहस्यमयी जहाज कई महीने पहले ही अपनी मंजिल पर पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन किसी कारण से उसने अचानक अपना रास्ता बदल लिया था। कप्तान को बंद किए जाने के बाद गुआंगटो मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका था। उसने अचानक लिसा पर हमला कर दिया और उससे परमाणु हथियारों की दोनों चाबियां छीन ली। वहां पहुंचते ही उसने परमाणु हथियार सक्रिय करने की तैयारी शुरू कर दी। जैसे ही यह खबर श्याओ हेई तक पहुंची, वह तुरंत कंट्रोल रूम की ओर दौड़ा। उसने गुआंगटो को समझाने की कोशिश की कि वह ऐसा कोई कदम न उठाए जिसके परिणाम पूरी दुनिया को भुगतने पड़े। उधर लिसा वापस चाबियां लेने में लगी हुई थी, जबकि श्याओ हेई को अचानक एक और चौंकाने वाली बात पता चली। कप्तान स्टोर रूम से भाग चुका था। वह खिड़की तोड़कर बाहर निकल गया था। इससे पहले कि वह और गहराई से जांच कर पाता, मौसम अचानक खराब होने लगा। एक नया और बेहद शक्तिशाली तूफान उनकी ओर बढ़ रहा था। तूफान के साथ समुद्र में बड़ी मात्रा में मलबा और सामान भी बहकर आता था। यही सामान आने वाले कई महीनों तक उनके जीवित रहने का आधार बनता। इसलिए गुआंगटो और लिसा जरूरी सामान इकट्ठा करने के लिए बाहर निकल गए। लेकिन कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि जाल में कुछ बहुत भारी फंस गया है। शुरुआत में उसे लगा कि शायद कोई बड़ी मछली होगी, लेकिन जब उसने पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर निकाला तो उसके होश उड़ गए। जाल में एक इंसानी लाश फंसी हुई थी और वह लाश किसी और की नहीं बल्कि कप्तान की थी। श्याओ हेई स्तब्ध रह गया। कप्तान के सिर पर गोली का साफ निशान था। यह किसी दुर्घटना का परिणाम नहीं था, किसी ने उसकी हत्या की थी। अब श्याओ हेई को पूरा यकीन हो गया कि उनके बीच कोई गद्दार मौजूद है। उसने पिछले कुछ दिनों की सभी घटनाओं को जोड़ना शुरू किया। उसे गुआंगटो का असामान्य व्यवहार याद आया। उसे लगा कि शायद वही असली अपराधी है। सच्चाई जानने के लिए वह तुरंत अभिलेख कक्ष में पहुंचा। वहां उसने गुआंगटो की व्यक्तिगत फाइलें खंगालनी शुरू की। फाइलों में दर्ज जानकारी देखकर वह हैरान रह गया। उसे पता चला कि गुआंगटो गंभीर मानसिक समस्याओं से जूझ चुका था। जब वह बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि वापस लौट रही छोटी नाव में केवल एक ही व्यक्ति मौजूद था और वह व्यक्ति लिसा थी। गुआंगटो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। यह देखकर श्याओ हेई उलझन में पड़ गया। हालांकि लिसा सामान्य व्यवहार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब श्याओ हेई को हर चीज पर शक होने लगा था। उसने फिर से कप्तान की डायरी और नोट्स पढ़ने शुरू किए। इसी दौरान उसे एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। उसने उस दिन की ड्यूटी सूची देखी जिस दिन सप्लाई जहाज रास्ता भटक गया था। उस रात ड्यूटी पर मौजूद व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि लिसा थी। यहीं से सारी तस्वीर बदलने लगी। कई सुराग धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ने लगे और अंततः श्याओ हेई को एहसास हो गया कि असली गद्दार कौन है, लिसा। सच्चाई सामने आने के बाद लिसा के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसने आखिरकार अपनी पूरी कहानी बतानी शुरू की। लिसा ने बताया कि कभी उसका भी एक खुशहाल परिवार हुआ करता था। उसके माता पिता, भाई बहन और अपने लोग थे, लेकिन युद्ध ने उससे सब कुछ छीन लिया। जब वह जहाज आखिरकार टॉवर के करीब पहुंचा तो वहां उनका स्वागत किसी मदद या राहत से नहीं बल्कि मौत से हुआ। जहाज पर मौजूद सभी लोग मारे गए और उनके गायब होने का रहस्य हमेशा के लिए समुद्र में दफन हो गया। लिसा का उद्देश्य स्पष्ट था। वह किसी भी कीमत पर टॉवर और उसके भीतर छिपे हथियारों पर नियंत्रण हासिल करना चाहती थी। लेकिन उसकी योजना में एक समस्या आ गई। कप्तान को कुछ असामान्य बातों का पता चलने लगा था। जिस महिला से वह प्यार करने लगा था वही इस पूरी साजिश की मुख्य सूत्रधार निकली। यह सच उसके लिए किसी भी गोली से ज्यादा दर्दनाक था। करोड़ों लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी। इसी कारण अंतिम क्षण में आत्मविनाश कार्यक्रम को रोक दिया गया। परमाणु हथियार सक्रिय नहीं हुए। एक वैश्विक आपदा टल गई। अंत में श्याओ हेई और लिसा ने एक कठिन फैसला लिया। उन्होंने अपने अतीत, अपने नुकसान और अपने अपराधों के बोझ के साथ जीवित रहने का निर्णय लिया। चारों ओर अंतहीन समुद्र फैला हुआ था। उनका भविष्य अनिश्चित था। इसी के साथ इस रहस्यमयी और तनाव से भरी कहानी का अंत हो जाता है।